वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर से मैट्रिक का हिंदी विषय का गद्यखंड। और गद्यखंड का सेकंड चैप्टर है बीस के दांत। एक्चुअली बीस के दांत एक कहानी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीस के दांत। ठीक है, क्या है, एक कहानी है। चूँकि यह एक कहानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक थे कौन, लेखक की जीवनी क्या रहा है, लेखक के माता पिता, यानी कि लेखक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे इसमें लेखक के बारे में। और हाँ, एक बात और, बीस के दांत कहानी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम क्या है हमारे, नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे है कि पाठ का नाम दे देगा यहाँ पर लेखक का, जैसे दे देगा कि 20 के दांत। ठीक है, यहाँ पर दिया रहेगा किसी और लेखक का नाम, तो आप पहचानिए कैसे कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो देखिए, याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। शर्मा, हम लोग शर्माते हैं तो क्या करते हैं, दांत से उंगली काटते हैं ना, या दांत से जीभ को काटते हैं, जैसे कि काली जी ने किया था। हम लोग भी शर्माते हैं तो दांत से उंगली काटते हैं। तो बस शर्मा गए क्या, दांत से उंगली काट लिए, मतलब 20 के दांत शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत। ठीक है, उसके बाद उनका जन्म और मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है, इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता कौन थी, रत्नावती शर्मा। ठीक है, और खैर ये सब नहीं पूछता है, माता पिता के बारे में बहुत कम पूछता है। उनका जन्म पूछ देगा और लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछता है। और विशेष रूप से क्या पूछता है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचनाएं में दृष्टिकोण आ जाएगा एक ठो, और दूसरा आ जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन, यही दो जो इनका रचना है महत्वपूर्ण रूप से पूछता है। आगे रहा मानदंड, कभी पूछा नहीं है। प्रेमचंद्र एक उपन्यास है, इसके बारे में भी लिखे हैं और जो कि पूछता नहीं है। संत परंपरा और साहित्य इन्हीं का प्रमुख रचना है, जिसके बारे में पूछता नहीं है। हाँ, एक बात और पूछ सकता है कि 20 के दांत जो कहानी है किस पुस्तक से लिया गया है। तो उनका एक पुस्तक था 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, इसी पुस्तक से लिया गया है 20 के दांत। अपना जो पाठ का नाम है 20 के दांत, इसी किताब से लिया गया है, 20 के दांत और अन्य कहानियाँ से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहानी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। कहानी शुरुआत होती है दो परिवार की। ठीक है, कहानी में मुख्यतः दो परिवार के बारे में बात किया गया है। एक परिवार है धनी परिवार, जैसे कि यहाँ पर देखिए धनी लिख देते हैं, धनी परिवार, और दूसरा है गरीब। गरीब परिवार, दूसरा है गरीब परिवार। ठीक है, पहला धनी परिवार। तो कहानी है तो हम चाहेंगे कि आपको एक फिल्म की तरह बताया जाए, जैसे फिल्म में चलता है एकदम। ये कहानी बिल्कुल फिल्म की तरह है। इसमें एक धनी परिवार होता है और दूसरा गरीब परिवार होता है। धनी परिवार के मुखिया हैं सेन साहब, धनी परिवार में सबसे बड़े हैं सेन साहब, जो कि क्या है, एक बिजनेसमैन है। उनकी एक पत्नी है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है खोखा, और कासू भी इसी का नाम है। पाठ में एक जगह कासू का वर्णन किया गया है, जो कि कासू भी खोखा को ही कहा गया है। खोखा की बहन भी है जिसको खोखी कहा गया है, और खोखी यानी खोखा की बहन यानी सेन साहब की 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आले, सोफाली और आरती। यानी कि एक बेटा और 5 बेटी, कुल मिलाकर सेन साहब को 6 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। सेन साहब के पास एक कार है जो कि काला कलर का है और 7500 रुपये इसका कीमत है। फिर से इनके पास एक ड्राइवर भी है जिसका नाम है सोफर, इनके कार का ड्राइवर है। अगला बार आता है गरीब परिवार में होता है गिरधर लाल, जो कि इन्हीं की कंपनी में यानी सेन साहब की कंपनी में क्लर्क हैं। ठीक है, यानी किरानी हैं। गिरधर के पास एक बेटा है जिसका नाम है मदन। ठीक है, और एक है गिरधर की पत्नी यानी मदन की माँ। ठीक है, यानी गरीब वाला जो फैमिली है इसमें 3 सदस्य हैं और उनमें बहुत सारे सदस्य हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है कि सेन साहब का एक महंगा सा कार है, और वो कार मतलब उनके लिए जान से भी ज़्यादा प्यारा है। यदि कोई बच्चा या कोई मतलब
धूल भी बैठ जाए उस कार पे तो इस शोफर का यानी ड्राइवर का और क्लीनर का दशा ख़राब हो जाता है धोते धोते। इसके बाद इनके पास 5 बेटी है। बेटी 5 है तो बेटी हैं, लेकिन उनको ऐसे रखा गया है जैसे कि मानो कि मूर्ति है सब। उन लोगों को मतलब बहुत ही कड़ी सुविधा के हिसाब से रखा गया है, बहुत ही कठपुतली की तरह रखा गया है। मतलब क्या करना है नहीं करना है सब कुछ परमिशन के साथ करना है। वही जब बात आता है खोखा का, तो ये है नवाबजादे। 5 बेटियों के बाद एक बेटा होता है किसी को भी, तो उनको बहुत ही आराम से रखा जाता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी दिया जाता है। इसी तरह से खोखा को भी बहुत ऐशो आराम से रखा गया था। चूँकि 5 लड़कियों के बाद बुढ़ापे में हुआ एक बेटा था, तो उसका तो शौक़ भरना ही था। इसी तरह से खोखा जैसे ही बड़ा होता गया, जैसे 4-5 साल का हुआ तो उसके पढ़ाई का भी जिक्र शुरू हुआ। तो इसके पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्था नहीं किया था। इनका मानना था कि इनका बेटा एक इंजीनियर बनेगा, एक साइंटिस्ट बनेगा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, घर पर ही एक बढ़ई को बुला देते हैं मिस्त्री को, और इसको बोले थे कि सिखाइए काम। उनका मानना था कि कोई भी बच्चा जो काम बचपन से करेगा उसमें एक्सपर्ट बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग दोस्तों के ऊपर। तो इनके पास जैसे भी जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो इन द सेम वे इनके पास भी 2-3 दोस्त थे जो कि जिगरी दोस्त हैं। इनके घर सभी दोस्त आते रहते थे। तो एक बार की बात है कि पत्रकार महोदय, मिस्टर सिंह साहब और मुखर्जी साहब तीनों जन आए हुए थे। जब तीनों व्यक्ति आए हुए थे तो मुखर्जी साहब ने पूछा सेन साहब से कि सेन साहब, आपका जो खोखा है क्या कर रहा है और क्या करने वाला है लाइफ में अपने। इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मेरा बेटा तो मेरे ही तरह इंजीनियर बनेगा, और इसके लिए मैंने कड़ी व्यवस्था की है। घर पे ही बढ़ई को बुलाते हैं, और आज से ही इसको हथियार का अच्छा समझ आ गया है, यानी ये सभी औजारों के बारे में अच्छा से समझ रहा है। इतने में ही पत्रकार महोदय का एक छोटा सा बेटा था, उम्र में खोखा का ही समान। तब तक मुखर्जी साहब ने पूछा, अच्छा पत्रकार महोदय, आपका बेटा क्या करता है और आपने अपने बेटे के लिए क्या व्यवस्था किया है। पत्रकार महोदय ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, देखिए हमने तो अपने तरफ से पूरी आज़ादी रखी है, हमको सिर्फ इतना ही उम्मीद है उससे कि यह एक जेंटलमैन बने, यानी नेक इंसान बने। बाद बाकी इसका मर्जी क्या बनेगा नहीं बनेगा इसकी जिम्मेवारी है। हमारे तरफ से पूरी इसको आज़ादी है, क्या बनना है नहीं बनना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक बात मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि ये अच्छा इंसान बने। ये बात सुनकर सेन साहब की तो मतलब गुस्सा के मारे लाल पीले हो गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे बेचारे, सभी लोग उनके दोस्त थे। इसी बीच तभी बाहर से एक आवाज़ आई शोरगुल की। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही उनके मित्रों ने जानने की इच्छा की, तो सभी बाहर आए। जैसे ही सेन साहब बाहर निकले, मदन की माँ यानी वो औरत जो खड़ा थी वहाँ पर डर गई, यानी सहम सी गई, और उसके बाद सोफर का और ही मन बढ़ गया और कुछ जोर से बोलने लगा। पता है बात काहे के लिए हो रहा था सोफर और मदन की माँ के बीच में। सोफर का बोल रहा है कि देखिए साहब, मदन ने गाड़ी को गंदा कर रहा था, छू रहा था। तब सेन साहब देखकर औरत को बोले, देखो मदन की माँ, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और ध्यान रखना आइंदा इस गाड़ी की तरफ ना आए, ठीक है। मदन की माँ उसके अपने बेटे को लेकर चली गई। जाते समय उन्होंने नोटिस किया कि उसके बेटे के पैर से क्या गिर रहा है, खून गिर रहा था। खैर बेटा तो गरीब का था तो उतना तो होना ही था। और पता है खून किस लिए गिर रहा था, मदन को ड्राइवर जो था सोफर धक्का दे दिया था। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खट की आवाज़ आई, और इस आवाज़ को सुनकर सोफर भी दौड़ा, और वे लोग जो वहाँ पर उनके मित्र थे उन्होंने सीढ़ी से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों को देखने चले गए। तभी सेन साहब ने अपने बेटा यानी खोखा को गोद में लिए हुए और मुस्कुराहट के साथ डांटते हुए आ रहे थे। बोल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कितना शरारती हो गया है, आज ही से इसको इंजीनियरिंग में कितना रुचि है कि आज शीशा फोड़ के देख रहा था कैसा है नहीं है गाड़ी के अंदर। क्या बताऊं इसके बारे में, आज ही से गाड़ी के हर पार्ट पुर्जा के बारे में इसको इतना दिलचस्पी है कि क्या ही कहा जाए।
उनके मित्र लोग का तो दशा खराब था देख कर इसी पागलपन को, लेकिन क्या कर सकते थे बेचारे। मुखर्जी साहब की गाड़ी अपनी कुशल थी, उन्होंने अपने गाड़ी को निकाला और चले गए। जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने भी चला गया। लेकिन मिस्टर सिंह साहब जैसे ही अपने कार के पास पहुँचे हैं, क्या दिख रहे हैं कि इनकी कार की जो है हवा निकली हुई थी। अब भाई एक चक्का नहीं, तीनों चक्का का निकाल दिया था हवा, दो तीन को। अब भाई बोले कि देखिए ना, ये तो हवा निकल गया है। सेन साहब अपने ड्राइवर यानी शोफर को बोल के पंचर हवा भरवाएँ, टायर बदलवाएँ। इस तरह से कार चलता रहा। तब तक इन्होंने बालकनी में बैठकर गपशप किए। तब तक मिस्टर सिंह साहब की कार बन गई और सिंह साहब भी क्या हुए, वहाँ से 9 2 11 हो गए। जैसे ही सेन साहब अंदर गए तब तक गिरधर लाल यानी मदन के पिता वहाँ पर पहुँचे और ऐसे खड़े थे जैसे कि मतलब कि कोई गुनाह करके, जुर्म करके कैदी खड़ा होता है जज के सामने। गिरधर लाल को बहुत ही डांटा सेन साहब ने और बोला कि आजकल मदन बहुत ही बदमाश हो गया है, इसको ठीक ठाक से नहीं रखोगे तो आज ऐसा ही लड़के बाद आगे चल के डाकू, गुंडा, चोर, मवाली बनते हैं, इसलिए इसको डांट कर पीट कर रखो। इतना बात समझाकर सेन साहब अंदर चले गए और गिरधर लाल अपने घर गया और रात में अपने मदन को शायद मारा हुआ घर में, तभी मदन चिल्लाया जोर से चिल्लाया मदन। तो चूँकि मदन के पिता किरानी थे उसके कंपनी में सेन साहब के, तो सेन साहब ने अपने घर के कोने पर एक थोड़ा छोटा सा रूम दिया हुआ था रहने के लिए। तो रात को मदन चिल्लाया तो सेन साहब और सेन साहिबा जब सोने जा रहे थे तो उन लोगों ने उसका आवाज़ सुना। जब चिल्लाने का आवाज़ सुना तो सेन साहब का दिल खुश हुआ कि भाई मदन के बाप ने मदन को बहुत पीटा है। अब बेचारा बच्चा चिल्ला रहा था, मदन के चिल्लाने की आवाज़ से वो लोग खुश थे और खुशी में इन्होंने क्या बोला, सेन साहब ने स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड, यानी एक इंग्लिश में एक मुहावरा है। इसके बोलने के बाद सेन साहब ने और भी बहुत कुछ बोला कि उसकी माँ ने उसको बिगाड़ रखा है, नहीं तो मदन तो बहुत अच्छा आदमी है, कि मदन की माँ ही उसको बिगाड़ी है, उसके लाड प्यार ने उसको बर्बाद कर दिया है, वगैरह वगैरह बोला। इनके बातों से जो सेन साहिबा थी गुस्सा तो हो रही थी, लेकिन अपने पति को कैसे कुछ बोले, उन्होंने भी अपना गुस्सा उसी पे निकाल दिया, यानी मदन पे ही निकाला। क्या बोला, कैसे चिल्ला रहा है एक मांगा कहीं का। और इसके बाद मदन धीरे धीरे सिसकी लेकर चिल्ला रहा था, रो रहा था। फिर दूसरे ही दिन क्या हुआ कि मदन अपने बच्चों के साथ, चूँकि गरीब का बेटा था तो गरीबों के साथ खेल रहा होगा लट्टू, और लट्टू खेल रहा था तो वहाँ पर बेचारे क्या खोखा साहब यानी कि कासू महोदय जी क्या किए, पहुँचे वहाँ पर घूमते घूमते और लट्टू नचाते देखकर उनका मन किया कि हम भी लट्टू नचाएं। तो उन्होंने बड़े ही रुआब से, यानी मालिक की बेटा है तो रुआब से बोलेंगे ही, क्या बोला, मुझे भी लट्टू दो, मुझे भी नचाना है। इनको लगा कि हमारे बाप के नौकर है सभी भी, लेकिन भूल गए थे कि ये सब बच्चा है। मदन ने क्या जवाब दिया, चल जा अपने मोटर गाड़ी के साथ खेल, तुम्हारे पास लट्टू है भी जो खेलेगा। बेचारा खोखा का तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा बोल दिया हमको। इसमें एक मुहावरा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है, यानी सब कौवा किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, कौवा बोला जा रहा है, गरीब के बच्चों को कौवा बोला जा रहा है, और जो सेन साहब का बेटा है खोखा उसको हंस बोला जा रहा है, यानी अच्छे घर के बच्चा गरीब घर के बच्चों के साथ खेलने के लिए ललक गया, ललचा गया। लेकिन उन सब को क्या था कि भाई बदला लेना था। कासू जो था बेचारा अपने रईसी के रुआब में बोल दिया कि ना हमको गाड़ी लट्टू तो खेलने के लिए। जब मदन ने लट्टू नहीं दिया तो क्या हुआ, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़ा शुरू हो गया तो भाई मदन गांव का लड़का था, गरीब का लड़का, धूरा माटी में खेलने वाला, पटकाने पटकने वाला, कस कर कचार दिया इसको। जनरली होता क्या है कि जब अमीर और गरीब का लड़ाई होता है तो अमीर लोग जीत जाता है, लेकिन कब, जब वही गरीब लोग अपने एक गरीब को छोड़ के अमीर के साथ चल जाता है। लेकिन ये सब बच्चा था
और बच्चों में क्या समझ है कि कौन गरीब कौन अमीर। तो ये लोग अपने सरदार यानी कि मदन के साथ भी नहीं गए और ना ही अपने बाप के मालिक यानी सेन साहब के बेटा के साथ गए। तो ये लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी मदन ने उसका पीट पाट कर खोखा का खोखा निकाल दिया था। खोखा बेचारा रोते हुए घर गया और मदन का दशा खराब। अब तो खाली उसका गाड़ी छुए तो इतना पिटाए थे, आज तो उसके बेटे को मार दिए हैं, आज कितना पिटाएंगे। बेचारा इधर उधर घूमने लगा और ये सब जितना सब लड़का सब देखा था लड़ाई सब खिलाफ हो गया। मदन किसी तरह से रात में क्या करता बेचारा घर गया। जैसे ही घर गया उसकी माता पिता लोग घर में बातें कर रहे थे। ये बेचारा चुपके से पिछवाड़े के रास्ते से घर में घुसा। अंधेरा था लेकिन भाग खराब होता है तो सब कुछ होता है भाई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कासू का पैर एक छोटा सा लोटा से टकरा गया और लोटा जैसे ही टकराया झनाक से आवाज़ किया। उसके पिताजी समझ गए कि आ गया मेरा बेटा। उसको बुलाए और बहुत ही प्यार भरे निगाहों से देख रहे थे। बेचारा मदन का दशा खराब था कि अब तो पिटाएंगे, क्योंकि हर बार यही होता था जब मदन गलती करता था मार खाता था। इस बार हुआ कुछ उल्टा। मदन के पापा ने यानी गिरधर लाल ने मदन को बोला, शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छा किए। शाबाशी देते हुए अपने बेटे को गोदी सीने से लगा लिया और प्यार देने लगा। मदन बोल रहा है कि मतलब वैसा प्यार शायद पहले कभी नहीं पाया था उसने। यानी कि लास्ट तक क्या हुआ, मदन अपने पापा के लिए प्रिय बेटा बन गया और जो खोखा बहुत ज़्यादा पैसा का धन का मतलब गर्मी दिखाता था उसका कुछ कचूमर करा गया। यानी इस पूरे कहानी में सेन साहब एक क्या थे, जलने वाले व्यक्ति थे जो अभी गरीबों को देखकर जलते थे। इस पूरे कहानी का हीरो कौन था, मदन था, जो कि हीरो छोटा सा मतलब गरीब घर से आया और पहले मार खाया फिर बहुत अच्छा से अमीर के बेटा को पीट दिया। यानी हीरो का काम किया है यहाँ पर मदन, विलेन का काम है इसका सेन साहब का, उसके बेटा का, उसके परिवार में उसकी पत्नी का। तो इस तरह से इस पूरे कहानी को हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इस कहानी को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।